सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल इवोल्यूशन पॉइंट में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था बायोटेक्नोलॉजी के कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को कैसे कंप्लीट कराया जाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वहाँ की, और कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज़ होते हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं। बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी इज जनरली कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं, काइंड ऑफ इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, मशीनरीज का यूज़ करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स का यूज़ करते हैं और कुछ बनाते हैं, कुछ प्रिपेयर करते हैं। बेसिक यहाँ पर हम लोग फिजिकल इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग इंजीनियरिंग करके या कुछ चीज़ें बना रहे हैं। बेसिक ये क्योंकि लाइफ साइंस से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग हो रही है वो किसी ऐसे ही क्रिएचर के साथ हो रही है या किसी ऐसे ही बायोलॉजिकल फैक्टर के साथ हो रही है। इट मीन्स कि जो भी प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस में हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, कुछ ना कुछ लिविंग्स, क्योंकि आपको पता ही है जनरली बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग क्या यूज़ करते हो, आप लोग बेसिक यूज़ करते हो जैसे कुछ फैक्टर्स हो गए, जैसे लिविंग थिंग्स हो गए, वेक्टर हो गया, क्लोनिंग वेक्टर हो गया, और इसके अलावा एंजाइम्स हो गए। ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए। सो बेसिक इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा गया है। बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच वी कैन यूज इन दिस प्रोसेस, जो कि आगे फर्दर प्रोसेस में यूज होंगी। उसको हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे कि क्या क्या चीज़ें यूज होनी है। इसको इंजीनियरिंग क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नया बना रहे हो जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं, एक आउटलाइन दे देते हैं कि एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी में किया क्या जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे टूल्स एंड टेक्निक पर। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, कोई भी डीएनए आपको अच्छी तरह से पता है, और ये कोई सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, उसका डीएनए होगा। हम चाहते हैं कि कोई जो पार्ट ऑफ डीएनए, मान लेते हैं ये जो सेल है और ये जो डीएनए हमारा है, ये जिस भी बॉडी में या जिस भी सेल है, जिस भी सेल में है वो डिपेंड करता है। बस हमने मान लिया, सपोज कर रहे हैं आपको, बस मैं ये यहाँ पर बता रहा हूँ कि प्रोसेस में हो क्या रहा है। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली में जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं उसमें हम लोग करते क्या हैं। तो जैसे ये डीएनए है और डीएनए में कोई एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये हमारा टारगेट जीन हो गया। मान लेते हैं वो कैरेक्टर एक्स कलर शो करने वाला है। मान लेते हैं वो जो जीन है या वो जो कैरेक्टर हमें चाहिए वो पार्ट ऑफ जीन या पार्ट ऑफ डीएनए जो है वो कि टारगेट जीन हमारा हो गया, जो कलर शो करता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ कलर शो करता है, जो हम चाह रहे हैं कि इस एनिमल ए से इस एनिमल बी में आ जाए, सपोज करिए। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें होता क्या है, इस टारगेट जीन को इसमें इंसर्ट कराना है, और इसमें इंसर्ट करा करके इसको जिस भी क्रिएचर में हम चेंज चाहते हैं उसके अंदर, किसी थर्ड क्रिएचर के अंदर हम लोग इंसर्ट करा देंगे, डाल देंगे उसके अंदर, तब वो उसके अंदर भी सेम कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इस टारगेट जीन को आइसोलेट कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये हमारा टारगेट जीन है या टारगेट डीएनए, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, वेक्टर, क्योंकि ये जो टारगेट जीन है वो किसी के साथ भेजा जाएगा ना। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा टारगेट जो डीएनए है ये किसी न किसी के साथ भेजा जाएगा, जिसके साथ भेजा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या है, समथिंग दैट कैरीज आवर टारगेट डीएनए एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल और वन बॉडी टू अनदर सेल। तो ये वेक्टर जो होता है बहुत कॉमन सा है, आपने बैक्टीरियल सेल अगर पढ़ा होगा तो आपको उसमें अच्छी तरह से पता होगा कि ये जो वेक्टर होता है उसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, तो ये हमारा प्लाज्मिड हो गया, ये हमारा टारगेट जीन। अब देखिए ध्यान से समझिए, बायोटेक्नोलॉजी के 3 नाम हैं, बायोटेक के 3 नाम हैं। एक बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक आप कहते हो, सेकेंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, थर्ड जो होता है वो होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसको क्या कहते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आर रिफर्स रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट इज समथिंग मीन्स अगर हम किसी प्योर डीएनए के साथ दूसरा डीएनए मिक्स करते हैं, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल इफ मिक्स टुगेदर,
वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। जैसे ये प्लाज्मिड हो गया, ये भी एक तरह का डीएनए होता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो कि ई कोलाई एक्सरिचिया कोलाई स्पीसीज में, बैक्टीरियल स्पीसीज में पाया जाता है। वैसे ही ये टारगेट जीन हो गया, ये भी एक तरह का डीएनए है हमारा। ये फॉरेन डीएनए हो गया और ये हमारा वेक्टर हो गया। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया एक साथ, तो मान लेते हैं कि टारगेट जीन यहाँ पर अटैच हो गया और ये आपके वेक्टर के पार्ट्स हैं, तो ये आपका क्या हो गया, टारगेट जीन। अब ये जो टारगेट जीन के साथ ये जो नया जो डीएनए कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं आरडीएनए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, कहीं पर भी किसी भी टारगेट जीन को जिसका बहुत स्पेशल कैरेक्टर हो, उस कैरेक्टर को अगर हम कहीं डालना चाहते हो, कहीं प्लेस करना चाहते हो, तो हम उस टारगेट जीन को आइसोलेट। अब ये हम आइसोलेट कैसे करते हैं, कौन सा एंजाइम यूज होता है और किस तरह से हम लोग प्रोसेस कराते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर फिलहाल में बस आउटलाइन की बात हो रही है। तो आरडीएनए हो गया। इस आरडीएनए की कॉपीज हम चाह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा वेरिएशन चाहते हैं कि चलिए हम बहुत बड़े अमाउंट में चीज़ों को बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास तो एक ही कॉपी बनी है। अब इसके नंबर को अगर हम बढ़ा दें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में सफल हो सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसका ये जो आपका आरडीएनए बना है, इसको हम यहाँ पर दिखा, इसका हम लोग पीसीआर करा देते हैं। इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे हम इसका पीसीआर कराते हैं, हमें मोर कॉपीज मिल जाती हैं, ढेर सारी कॉपीज मिल जाती हैं। किसकी कॉपीज मिल जाती हैं, हमें आरडीएनए की ढेर सारी कॉपीज मिल जाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इस आरडीएनए के अंदर वो टारगेट जीन मौजूद है। अब हम प्लाज्मिड ही क्यों लेते हैं एज अ वेक्टर, इसका भी एक रीजन है जो हम लोग टूल्स और टेक्निक में जस्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये जो आरडीएनए है, इस आरडीएनए को इंसर्ट करा देंगे। क्या करा देंगे, इंसर्ट इन होस्ट। होस्ट का मतलब जिस सेल में या जिस बॉडी में, मान लेते हैं कि ये कोई कैरेक्टर है, हम लोग उसको प्लांट, राइस प्लांट है या कोई भी प्लांट है, उसके अंदर इंसर्ट करा देना चाहते हैं, तो हम लोग राइस प्लांट के अंदर ही इसको इंसर्ट करा देंगे। और जैसे ही ये डेवलप होगा, वो डेवलप हो करके इस कैरेक्टर को, जो कि किसी और क्रिएचर में था, किसी और सेल में था, उस कैरेक्टर को कोई दूसरा क्रिएचर शो करने लगता है। इस तरह से हम एक जीन को लेकर के किसी दूसरे, मतलब जीन के सेगमेंट को, डीएनए के सेगमेंट को लेकर के कहीं और ट्रांसफर करते हैं, और वहां पर जाने के बाद वो क्या करता है, उस सभी कैरेक्टर्स को शो करने लगता है। एंड दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां पर अलग अलग चेंजेस किए जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे। दिस इज ओनली अबाउट सम पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ ही पार्ट हैं जिसको हमने आपको बताया। आगे प्रोसेसेस में आपको टूल्स, टेक्निक के बारे में पढ़ना है, फिर प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे, एंड एप्लीकेशंस आल्सो कि क्या क्या ये जो हम करा रहे हैं वो कहाँ कहाँ करा सकते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की टूल्स एंड टेक्निक में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक में क्या क्या यूज़ होता है। जैसे हम लोग बोल देते हैं टूल्स एंड टेक्निक। टेक्निक का मतलब ये कि कराते कैसे हैं। जैसे अभी हमने जस्ट आपको आउटलाइन दिया कि कैसे कराते हैं, तो उसमें हम लोग उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, एक हाई लेवल पे ले जा करके पढ़ेंगे कि प्रोसेसेस का नाम क्या है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कौन से पॉइंट पे कौन सा एंजाइम यूज़ करना है, वो एंजाइम किस लिए काम आएगा, या कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। टूल्स की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। टूल्स एंड टेक्निक में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक में क्या क्या यूज़ होता है। जैसे हम लोग बोल देते हैं टूल्स एंड टेक्निक। टेक्निक का मतलब ये कि कराते कैसे हैं। जैसे अभी हमने जस्ट आपको आउटलाइन दिया कि कैसे कराते हैं, तो उसमें हम लोग उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, एक हाई लेवल पे ले जा करके पढ़ेंगे कि प्रोसेसेस का नाम क्या है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कौन से पॉइंट पे कौन सा एंजाइम यूज़ करना है, वो एंजाइम किस लिए काम आएगा, या कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। टूल्स की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो टूल्स जो होते हैं, everything which are helpful in this process is tools for the biotechnology या tools of biotechnology। जो चीज़ें इस प्रोसेस को परफॉर्म कराने में हेल्प करती हैं उन्हें हम लोग टूल्स कहते हैं।
सबसे पहला जो टूल होता है वो होता है एंजाइम्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एंजाइम्स। दूसरा जो टूल है वो होता है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर। उसके बाद होता है कॉम्पिटिएंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। एंजाइम्स की अगर हम लोग बात कर लें तो सर्टेन कुछ एंजाइम्स के हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सा एंजाइम यूज होता है। सबसे पहला जो एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन सब के बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आपने अगर डीएनए डुप्लीकेशन का वीडियो अगर देखा होगा तो वहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो फंक्शन है, जो उसका मेन फंक्शन होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सर्टेन एंजाइम्स क्योंकि आपको पता है दे आर नेचुरल कैटालिस्ट, तो उनका फंक्शन हर जगह पर अप्रॉक्स सेम ही होता है। तो यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन वही है जो वो डीएनए डुप्लीकेशन के दौरान करता है। सो पहला हो गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन में भी आपके दो कैटेगरीज आती हैं, एंडो न्यूक्लियस, ये फंक्शन के बेस पर नाम रखा गया। दूसरा आपका आता है एक्सो न्यूक्लियस। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद हम लोग बात कर ले अगले टूल्स की, अगले एंजाइम्स की, मतलब टूल्स में अगले एंजाइम्स की, तो वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज। फिर आपका आता है लाइगेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। अप्रॉक्स इनके फंक्शंस आपको मालूम होंगे कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो डीएनए फ्रैगमेंट्स को, उसके सेक्शंस को कट करने का। यहाँ पर एक और एंजाइम यूज़ किया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम या हाइड्रोलाइगेजेज इसको कहते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन, जैसा कि हम रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे थे, ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स को कट करने के काम में आता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डुप्लीकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। ये तीन तरह के होते हैं, हम लोग डिटेल में इसकी बात करेंगे इसके बाद। पहले हम लोग देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड एंड पॉलीमरेज थर्ड, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी डिटेल में बताया जा चुका है। लाइगेज एंजाइम एडिंग के काम में आता है, यानी जब आप किसी डीएनए को जोड़ोगे, जब आप आरडीएनए बनाते हो तो वहाँ पर आपको डीएनए के जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होता है, लाइगेज एंजाइम यूज होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम यूज होता है सेलुलर डाइजेशन के लिए। सेलुलर डाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर कोई सेल है जिससे हमें टारगेट जीन निकालना है या फिर हमें इंसर्ट कराना है किसी चीज़ को, तो हम इस तरह के एंजाइम्स का यूज़ करते हैं जो उसके वॉल को वीक कर देती है, ताकि हम आराम से अपना टारगेट जीन या टारगेट डीएनए क्या कर सकें, निकाल सकें। तो ये हो गए एंजाइम्स। अब बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर की। यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा, सेकेंड आपका है क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या हैं? क्लोनिंग वेक्टर वो होते हैं जिनमें हम अपना टारगेट डीएनए ऐड करते हैं, आरडीएनए बनाते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर हो गया प्लाज्मिड। क्या हो गया? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वेक्टर होता है, जिसके पास अलग अलग साइट्स होते हैं, और ये साइट्स जो होते हैं वो एक आम साइट्स की तरह नहीं है। इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये किसी एक्सटर्नल फॉरेन डीएनए को अपने साथ इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये अपना सेल्फ रिप्लिकेशन करता है, इसके पास ORI साइट होता है। तो हम लोग जब क्वालिटी ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये तो नेचुरल हो गया, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर्स भी बनाए गए हैं। अच्छा, जिसको कहा गया PBR 322, ये भी एक वेक्टर है, प्लाज्मिड का ही दूसरा नाम होता है, लेकिन इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। उसके बाद होता है TI प्लाज्मिड, उसके बाद होता है फाज्मिड, उसके बाद होता है कॉस्मिड। में भी आप लोगों में से कुछ ने इन सबों का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन लेते हो वहाँ पर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस में आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई जाती हैं कि किस तरह से हम ये चीज़ें क्या हैं और
कैसे इनका फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली क्या है कि कोई भी वेक्टर, जैसे पहले तो नेचुरली ढूंढा गया था, लेकिन फिर हम वेक्टर को बना भी सकते थे बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक वेक्टर में ये चीज़ें हैं, हम उसको कहीं और अगर ला दें या वही क्वालिटी जो इस नेचुरल वेक्टर की है वो किसी आर्टिफिशियल में आ जाए तो सेम वर्क करेगा जैसा ये करता है। क्योंकि खर्च आता है इस पर, आप नेचुरली अगर प्लाज्मिड को निकालते हो तो इस तरह से हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये हो गया आपके क्लोनिंग वेक्टर्स। तो एंजाइम जो कि प्रोसेस के दौरान यूज़ किए जाएंगे उनकी बात हो गई। वेक्टर्स की बात हो गई जिसमें हम अपना टारगेट डीएनए ऐड करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, इसी प्लाज्मिड के साथ अगर टारगेट डीएनए अपना ऐड कर दिया जाए, हम लोग ऐड कर देंगे फॉरेन डीएनए, तो यही आरडीएनए कहलाएगा। जस्ट इसी की बात हम लोग कर रहे थे इसे जब लेक्चर शुरू हुआ था तभी। उसके बाद थर्ड आपका आता है वो है होस्ट। अब होस्ट क्या है? होस्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक होस्ट होता है प्रोकैरियोटिक और एक होस्ट होता है यूकैरियोटिक। अब ये यूकैरियोटिक में आपको पता है कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो होस्ट क्या है? ये पूरा प्रोसेस कराने के बाद होस्ट का ही मेन वर्क होता है, यानी कि जो आरडीएनए हमारा बना है इसको हम लोग होस्ट के अंदर जब इंसर्ट कराएंगे, होस्ट के अंदर डालेंगे, तभी ये आरडीएनए जाने के बाद वहाँ पर प्रोडक्ट को बना सकता है। जैसा कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में इंसुलिन की बात की थी। इंसुलिन के लिए जो डीएनए, जो टारगेट डीएनए, उसको जब हम आरडीएनए बना करके उसका जब हम होस्ट के अंदर डालेंगे तब ईस्ट जो होता है या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोई भी सेल इंसुलिन बनाना शुरू करती है। यानी हमारे प्रोडक्ट के लिए, टारगेट प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना जो टारगेट जीन है वो एक अच्छे होस्ट में डालें ताकि उस जीन के जो कैरेक्टर्स है वो अपीयर हो पाए और अच्छी तरह से हमारा सारा जो प्रोडक्ट है वो बन पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूल्स एंड टेक्निक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस टूल्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। वैसे एक्चुअली आपको मैक्सिमम इन सब का फंक्शन मालूम होगा कि ये कब फंक्शन करते हैं और क्या करते हैं। सो ये सभी क्या हो गए? टूल्स हो गए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। टूल्स क्या है? समथिंग विच इज़ यूजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि यूज़ किए जाएंगे। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट टूल्स एंजाइम्स, देन क्लोनिंग वेक्टर और उसके बाद आपका होस्ट होता है। एंजाइम्स में क्या क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वहाँ पर जो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आपका होता है क्लोनिंग वेक्टर, जिसमें आप टारगेट डीएनए ऐड करते हो प्रोसेस के दौरान, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैसे होता है। उसके बाद PBR 322, TI प्लाज्मिड, फास्मिड, काजमिड, ये सारे जो है वो आपके वेक्टर्स हैं। इनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं अपना आरडीएनए बनाने के लिए। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है? होस्ट होता है। अब हम लोग बात करेंगे टेक्निक की कि एक्चुअली में कराते कैसे हैं, यानी प्रोसेस की, कि अभी तक हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये होता है तो हम कैसे इन एंजाइम्स का यूज़ करेंगे, कब किसका यूज़ करना है, किस तरह से आइसोलेशन होगा डीएनए का, किस तरह से हम होस्ट में डालेंगे, इन सारी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। अब मीन्स अब बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ आल्सो कॉल्ड टेक्निक्स, और इसे प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। उसमें कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे।